हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डिविडेंड पॉलिसी। और डिविडेंड पॉलिसी में हमने कुछ मॉडल्स देखे थे। अभी तक हम देख चुके हैं टोटल 3 मॉडल्स। फर्स्ट हमने देखा था ग्राहम डॉड मॉडल, जो डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल था। सेकंड हमने देखा था वॉल्टर्स मॉडल, जो भी डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल था। थर्ड मॉडल हमने देखा था गॉर्डन्स मॉडल, वो भी डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल था। आज इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं जो मॉडल लेने वाला हूं दैट इज दी एमएम हाइपोथेसिस, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ये एक डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल है, हमारा पहला डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर बेसिकली हमें डिविडेंड डिसीजन में हेल्प करता है। ये बताता है कि डिविडेंड देने ना देने से मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है। अभी तक सारे मॉडल बता रहे थे कि आप अगर डिविडेंड देना चाह रहे हैं तो उस डिविडेंड को हमारे फॉर्मूला में प्लेस करिए और डिटरमाइन करिए कि मार्केट प्राइस क्या होती है। अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है, आपकी एक्सेप्टेबल मार्केट प्राइस आ जाती है, तो आप डिविडेंड दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और सब ने अपनी अपनी थ्योरीज लगाकर अपने अपने फॉर्मूला बनाए थे, अपने अजम्पशंस रखे थे। यहाँ पर मोदी गिलानी एंड मिलर आते हैं और वो कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन का मार्केट प्राइस पे कोई असर होता ही नहीं है। आप डिविडेंड दो ना दो, ये फैसला इस पे तो आप बेस नहीं कर सकते कि मार्केट प्राइस क्या रहेगी। टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट प्राइस तो इनके फॉर्मूला में अफेक्ट होगी, मार्केट प्राइस तो अफेक्ट होगी, बट ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म अनचेंज रहेगी। जो वैल्यू है पूरी कंपनी की वो वही रहेगी जो पहले थी। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा डिविडेंड डिक्लेरेशन से, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का हेरफेर हो जाएगा, कंपनी की वैल्यू वही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि पहले पहले 1 रुपए में एक पेंसिल आती थी, 1 रुपए में एक पेंसिल आती थी। तो अब आपको दो पेंसिल का बंडल मिलेगा, पर वो आपको 2 रुपए देकर लेना पड़ेगा। तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब ये 1 रुपए की एक पेंसिल, अब 2 पेंसिल का बंडल मिलेगा और उसके 2 रुपए देने हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स में हेरफेर हो जाएगा, पर ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन सेम रहेगा। डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल एमएम हाइपोथेसिस बोलती है कि डिविडेंड देने ना देने से कंपनी के वैल्यूएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ता है, प्रूव करिए। तो इन्होंने कहा कि मैं एक फॉर्मूला बताता हूं मार्केट प्राइस निकालने का। मार्केट प्राइस निकालने का, तो ये मार्केट प्राइस निकालेंगे। उस मार्केट प्राइस को यूज करते हुए मैं कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के आपको बताऊंगा, और हम पाएंगे कि दोनों सिचुएशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन और डिविडेंड नॉन डिक्लेरेशन में कंपनी की मार्केट वैल्यू सेम आ रही है। अब हम बात करते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर की तरफ से दिए हुए मार्केट प्राइस कंप्यूटेशन के फॉर्मूला की। इसके पीछे इनका लॉजिक क्या चल रहा है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मूला को देखिए आप एक बारी। फॉर्मूला बोलता है P0 यानी आज की प्राइस, आज की करंट मार्केट प्राइस, जिसे डिटरमाइन नहीं करना है, वो तो पता है, मार्केट में जाके पूछिए शेयर की क्या प्राइस चल रही है। P0 इज द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को निकालने का इन्होंने एक इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया? इन्होंने बोला कि आज की मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं, फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट, इस इक्विटी शेयर से मिलने वाली वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है। देखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू जो एक टर्म है, इससे आप बहुत फेमिलियर हो जाएंगे जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होने आएगी। तो देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है ना, ये एक बार पूरी खत्म होगी, उसके बाद आप दोबारा देखेंगे तो और कई चीजें एक्स्ट्रा समझ में आएंगी, जब सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होंगी। प्रेजेंट वैल्यू को अभी मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू को मैं अभी आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, समझिए, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप कितना पैसा देना चाहेंगे उस शेयर का। फ्यूचर में 1 साल बाद आप ये शेयर बेच दोगे, 1 साल बाद आप ये शेयर बेच दोगे, तो 1 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा शेयर बेचकर, एक तो और अगर इस शेयर पर 1 साल में डिविडेंड मिल रहा है तो दूसरा वो दोनों पैसे मिलाकर आप इस शेयर के देना चाहोगे। मान लीजिए कि 1 साल बाद ये शेयर 200 रुपए में बिकेगा, 1 साल बाद ये शेयर 200 रुपए में बिकेगा, और इस पर 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो आज की तारीख में अगर कोई आपसे पूछे कि इस शेयर के कितने पैसे दोगे, तो आप बोलोगे भैया 200 रुपए मुझे बेचने पे मिलेंगे 1 साल बाद, और 20 रुपए का अगर मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो मैं आज 220 रुपए इस शेयर के दूंगा। आज अगर आपने इस शेयर के 220 रुपए दिए और 1 साल बाद आपका ये 200 रुपए में बिका और 20 रुपए का डिविडेंड मिला, तो आपने तो जीरो कमाया, कुछ रिटर्न तो कमाया नहीं। तो आप वो रिटर्न को एडजस्ट करके आज इतना पैसा दोगे कि आप वो रिटर्न अर्न कर पाओ। आज जो आप पैसा दोगे उसमें रिटर्न भी जोड़ दूं, आज मैं थोड़े कम पैसे दूंगा,
आज मैं 220 से थोड़े कम पैसे दूंगा, ताकि फ्यूचर में मुझे 220 मिले एक साल बाद, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरी अर्निंग हो जाए, तो ही तो इन्वेस्टमेंट में कोई फिजिबिलिटी आई। तो अगर मुझे रेट पता हो कि मुझे ये रेट पे रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टर को किस रेट पे रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टर को के ही चाहिए, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, के ही होती है। तो मैं ये पता करूंगा कि आज कितना लगाऊं कि उस पर मेरी एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट जुड़कर वो एक साल बाद 220 हो जाए। मैं ये पता लगाऊंगा कि आज मैं कितने पैसे लगाऊं, आज मैं एक्स अमाउंट लगाऊं, और उस पे मेरी एक्सपेक्टेड रेट आ जाए से 10%। तो आज मैं क्या लगाऊं कि जिस पे 10% जुड़ने के बाद वो एक साल बाद कितना हो जाए, 220 हो जाए। तो 220 की आज की वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकलती है, आज क्या एक्स अमाउंट, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एक साल बाद किसी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि आज कितना पैसा लगाया जाए कि एक साल बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो सम रिसीव हो जाए, उसकी आज की वैल्यू, वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो एमएम हाइपोथेसिस ने कुछ भी नहीं किया। एमएम हाइपोथेसिस ने क्या बोला, एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, आपको P1 मिलेगा, एक साल बाद की मार्केट प्राइस, और आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, एक साल बाद का डिविडेंड। इन दोनों की आज की वैल्यू आज की मार्केट प्राइस है। अब आज की मार्केट प्राइस आपको पता है, डिविडेंड कंपनी देगी या नहीं देगी ये कंपनी पर डिपेंडेंट है, तो डिविडेंड भी आपको पता है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के ही भी आपको पता है, एक साल बाद की मार्केट प्राइस नहीं पता, P1 नहीं पता इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले से हम P1 डिटरमाइन कर लेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, P1 डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला है क्या, इस फॉर्मूले का सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट प्राइस टुडे इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ future outflows, future inflows basically, that the investor is going to get from the investment. What the investor is going to get, he's going to get the market price after a certain period of time, say 1 year, and he's going to get dividend. So market price today is the present value of market price after 1 year and dividend. तो एक साल बाद की मार्केट प्राइस और डिविडेंड की आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आज की मार्केट प्राइस है, आज की मार्केट प्राइस मुझे पता है, एक साल बाद की मार्केट प्राइस मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, डिविडेंड मुझे पता है, और एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की क्या है, जिस पे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, जो रेट जिससे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा वो भी मुझे पता है के ही। ये अगर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, तो कैपिटल बजटिंग के बाद एक बार फिर यहां आना, 100% समझ में आ जाएगा, मेरा वादा है आपसे। अभी फिलहाल इतनी सी बात कर लेते हैं कि एमएम हाइपोथेसिस ने प्राइस निकालने का, P1 निकालने का फॉर्मूला P0 के बेसिस पे बताया इन्होंने, इक्वेशन दी P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपन 1 प्लस के, बस इतनी सी बात बोलिए, एमएम हाइपोथेसिस से प्राइस निकल जाती है। सर अभी भी प्राइस निकलने की बात हुई, ये प्रूव नहीं किया आपने कि डिविडेंड डिक्लेरेशन और नॉन डिक्लेरेशन से कंपनी की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। देखिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स का, मैं चाहता हूं कि आप इसको इग्नोर करो। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, वी वोंट नीड इट दो, हमें ये फॉर्मूला चाहिएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप अभी सिर्फ देखो और फिर इसको इग्नोर कर दो। मैं क्वेश्चन के अंदर बिना इस फॉर्मूले के भी आपको डिटरमाइन करके, आपको प्रूव करके दे दूंगा कि मार्केट प्राइस पे कोई असर नहीं आता एमएम हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस को। और फॉर्मूला क्या है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपन 1 प्लस के। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मॉड्यूल के, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एमएम हाइपोथेसिस डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना है बस आपको, तो मार्केट प्राइस P0 का, बस बाकी और कुछ ध्यान में रखना। P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपन 1 प्लस के। क्वेश्चन देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 29, M Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. कंपनी की कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, दिस इज नथिंग बट के, दिस 10% इज नथिंग बट के दे रखा है हमें 10% का। इट हैज 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अभी कंपनी के 25,000 शेयर मार्केट में इशूड है, एंड करंट मार्केट प्राइस इज 100। अभी क्या भाव चल रहा है कंपनी के शेयर का, P0 दे रखा है 100 रुपीज का। ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। It expects a net profit of 2,50,000 फॉर द ईयर, 2,50,000 का ये प्रॉफिट कमाना एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी, 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाना एक्सपेक्ट कर रही है।
एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। ये सोच रहे हैं कि हम डिविडेंड देंगे 5 रुपीज का, एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, ऐसा कंपनी सोच रही है। M Limited requires to raise rupees 5 lakh for an approved investment expenditure। कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत है कहीं इन्वेस्ट करने की। ये एक और इंफॉर्मेशन दी है सर, इसका क्या मतलब अभी थोड़ी सी देर में मतलब निकल आएगा। अभी कंपनी को 5, अभी आपको सिर्फ इतनी सी अभी इंफॉर्मेशन जो मिली है उसको लो। कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट पे ये अर्न करेगी, ठीक है, उसको जाने दो आप। Show how does the MM approach affect the value of M Limited if dividends are paid or not paid। कैसे MM Limited MM hypothesis से आप ये बताइए कि डिविडेंड देने ना देने से वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम जानते हैं कि वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेगी। चलिए चलिए हम प्रूव करते हैं MM hypothesis को, यहाँ पर MM hypothesis को प्रूव करते हैं। For that, first I need the market price in the two situation where dividend is declared and when dividend is not declared। तो पहले मैं market price का कंप्यूट कर रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ M Limited under the two situations। What are those two situations? Dividend declared एंड दूसरी सिचुएशन है कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, नो डिविडेंड। डिविडेंड देगी तो कितने का देगी, ये क्वेश्चन में बता रखा है। डिविडेंड देगी कंपनी 5 पर शेयर का, ठीक है। MM हाइपोथेसिस के हिसाब से मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो एक बार मैं लिख देता हूं। इन्होंने बेसिकली बोला है कि आज की प्राइस प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर में मिलने वाली प्राइस और डिविडेंड की। तो P0 इज नथिंग बट P1 प्लस D1 अपन 1 प्लस के। इसको डिस्काउंट कर रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये P0 का फॉर्मूला ये है बेसिकली। इतना तो समझ में आया, ठीक है, ओके। तो डिविडेंड डिक्लेयर किया अगर, तो मैं प्राइस निकालता हूं P0 इज इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, वापस फॉर्मूला क्या लिखना, P0 करंट मार्केट प्राइस। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? करंट मार्केट प्राइस इज 100 इज इक्वल टू P1। ये डिटरमाइन करना है प्राइस क्या होगी, प्लस D1। यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं हम। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो आप, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो प्लस 5 अपॉन इसको डिस्काउंट करना है। किससे डिस्काउंट करना है? केई से। 1 प्लस केई करना है। तो केई कितना है? केई है 10% का, केई है 10% का, तो 1 प्लस 10% यानी 1.10, 1.10। चलिए अब आते हैं हम नो डिविडेंड वाली सिचुएशन में, जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं। जब आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, P0 100 है इज इक्वल टू P1 निकालना है प्लस D1 0। डिविडेंड तो दे ही नहीं रहे हो आप, तो डिविडेंड पर शेयर 0 हो जाएगा अपॉन के 1 प्लस के, तो 1.10, 1.10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा समझिएगा आप, 100 इंटू 1.10, फिर ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर लिख रहा हूं मैं सीधा। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपकी मार्केट प्राइस आती है 100 इंटू 1.1, 110 माइनस 5, तो मार्केट प्राइस आती है 105 रुपीज की। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे सिंपली मार्केट प्राइस आ जाएगी 110 रुपीज की। सर आप तो यार झूठ बोल रहे थे, अभी इतनी देर से बोले जा रहे हो कि MM हाइपोथेसिस मार्केट प्राइस अफेक्ट नहीं होती है, तो अलग अलग आ रही है। कहाँ सेम आ रही है? चेक करो सर, कैलकुलेशन तो गलत नहीं करी है, आपको आता नहीं है फॉर्मूला, शायद ऐसा लग रहा है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट प्राइस अलग आएगी। वैल्यू जो है कंपनी की, ओवरऑल वैल्यू, कंपनी की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। सर मार्केट प्राइस अलग है तो वैल्यू कैसे सेम आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स में एडजस्टमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स में एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे सर? प्रूव करो, मान नहीं रहे हम बात को, प्रूव करो। अभी करता हूं प्रूव, 1 मिनट रुकना। नाउ आई एम प्रूविंग द MM हाइपोथेसिस।
proving that market value of M Limited would be same and irrelevant to dividend declaration. प्रूव कर रहा हूं मैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन का मार्केट प्राइस पर कोई भी असर नहीं आएगा। देखते जाइएगा, दो सिचुएशंस है हमारे पास। एक, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू निकालूंगा कंपनी की, और एक जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तब मार्केट वैल्यू निकालूंगा। दो कॉलम बना रहा हूं मैं, एक डिविडेंड और एक नो डिविडेंड, एक डिविडेंड और एक नो डिविडेंड। ठीक है, कंपनी की अर्निंग्स कितनी हुई है? कंपनी की अर्निंग्स क्वेश्चन में दे रखा है, भूलिएगा मत, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। 5 लाख का इसे इन्वेस्टमेंट चाहिए और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 2,50,000 रुपए का, तो कंपनी की अर्निंग्स है 2,50,000। 2,50,000 इसमें से कंपनी डिविडेंड दे देगी, लेस कर देता हूं डिविडेंड, लेस कर देता हूं डिविडेंड। देखिए डिविडेंड दिया तो 5 पर शेयर का डिविडेंड देगी कंपनी, 5 पर शेयर का डिविडेंड, और अभी शेयर है 25,000 के। कितने शेयर है? 25,000 के। 25,000 शेयर है और 5 पर शेयर का डिविडेंड देगी कंपनी। तो डिविडेंड देगी तो 25,000 इंटू 5 रुपए तो आउटफ्लो हो जाएगा इस पैसे में से। 25,000 इंटू 5 दैट इज 1,25,000 रुपीज तो डिविडेंड के केस में चला जाएगा। यहाँ पे एक भी रुपया नहीं जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी दे ही नहीं रही है। दो अलग सिचुएशंस है, यहाँ पे डिविडेंड दिया है और यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, तो जब डिविडेंड दिया तब कंपनी का रिटेन अर्निंग कितना हुआ? रिटेन, जब डिविडेंड दिया तब कंपनी के पास रिटेन अर्निंग बची 1,25,000 की, और जब डिविडेंड दिया ही नहीं तो पूरा 2,50,000 कंपनी ने रिटेन कर लिया। ठीक बात है। अब कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है नया, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल? कंपनी रिक्वायर्स टू रेज 5 लाख फॉर एन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 5 लाख रुपए चाहिए। कहां से आएंगे ये पैसे? हमारे पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, यूज करो इसको। तो इन्वेस्टमेंट दोनों ही केस में 5 लाख का चाहिए। यहाँ पे भी 5 लाख का, यहाँ पे भी 5 लाख का। सेम कंपनी है, बस डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है वो वाली बात है। तो यहाँ पर 1,25,000 हमारे पास खुद का पैसा पड़ा था रिटेन अर्निंग का, और वहां पे 2,50,000 रुपए का था। अब बचा हुआ पैसा कहां से आएगा? आपको न्यू इशू करना पड़ेगा, न्यू इशू करना पड़ेगा, और कोई जरिया नहीं है ना। तो 5 लाख माइनस 1,25,000, यहाँ पे आपको फ्रेश इशू लाना पड़ेगा 3,75,000 रुपए का। यहाँ पे फ्रेश इशू लाना पड़ेगा 3,75,000 का, और अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो नया इशू छोटा लाना पड़ेगा, क्योंकि घर के पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको नया इशू लाना पड़ेगा 2,50,000 का। यहाँ तक समझ में आया क्या? कंपनी ने कमाया था 2.5 लाख रुपए दोनों ही जगह। डिविडेंड दिया तो रिटेन अर्निंग बची 1,25,000 की, डिविडेंड नहीं दिया तो पूरा 2.5 लाख रिटेन कर लिया। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 5 लाख में से 1,25,000 रिटेन अर्निंग यूज कर ली डिविडेंड देने वाले सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में हमने 2.5 लाख घर का पड़ा पैसा यूज कर लिया। अब हमें नया इशू लाना है। नया इशू लाना है तो न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, न्यू शेयर्स टू बी इशूड। नए शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें। कितने इशू करने पड़ेंगे? देखिए आपको इतना पैसा चाहिए, ये इतना पैसे का नया इशू चाहिए। किस भाव पे इशू होगा शेयर आज? किस भाव पे इशू होगा? जो मार्केट प्राइस चल रही है बाजार में उसी रेट पर इशू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अलावा किसी रेट पे इशू किया तो वो इशू फेल हो जाएगा। उससे ज्यादा रखा तो लोग बाजार से खरीदना प्रेफर करेंगे कंपनी की जगह। अगर उससे कम में किया, अगर उससे कम में किया तो जिनके पास प्रेजेंट में शेयर है वो भी बेचकर कंपनी का इशू सब्सक्राइब करने आ जाएंगे। तो कंपनी को मार्केट प्राइस पे इशू लाना पड़ेगा। द न्यू इशू प्राइस शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी करंट मार्केट प्राइस। ये हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते वक्त भी समझा था। सभी कॉस्ट के केस में हम करंट मार्केट प्राइस को नेट प्रोसीड्स मानते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे निकलेगा? अमाउंट इशूड अपॉन करंट मार्केट प्राइस, अमाउंट इशूड अपॉन करंट मार्केट प्राइस।
देखिए यहां पर अमाउंट इशूड जो है वो है हमारा 3,75,000 का, जब हमने डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड दिया है तब हमारी मार्केट प्राइस जो है वो है 105 रुपए की। तब हमारी मार्केट प्राइस क्या है? 105 की। तो इसको डिवाइड कर देता हूं 105 से। ये बात समझ में आई क्या? वहीं जब हमने डिविडेंड नहीं दिया तो हमें नया इशू लाना है सिर्फ 2,50,000 का, सिर्फ 2,50,000 का। और जब आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो आपकी मार्केट प्राइस जो है वो 110 रुपए की ये रही, यह हमने निकाली थी एमएम के फॉर्मूले से, ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हीं की थ्योरी प्रूव कर रहे हैं। तब हमारी मार्केट प्राइस थी 110 रुपए की। दोनों ही सिचुएशन में मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बताता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बताता हूँ। 3,75,000 डिवाइडेड बाई 105, तो यहां पर नए शेयर जो इशू करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 3,571 नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 3,571। मैंने थोड़ी सी राउंडिंग करी यहाँ पे, 0.14 भी आ रहा था, 0.42 आ रहा था, बट शेयर्स राउंड फिगर में ही इशू हो सकते हैं, तो 3,571 में इधर ले रहा हूँ। यहाँ पर जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तब कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मीट आउट करने के लिए? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 110। तो यहाँ पर जो नए शेयर इशू करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 2,272.73 आ रहा है, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ 2273 पर, 2273 की राउंडिंग कर रहा हूँ, डेसिमल छोड़ रहा हूँ मैं, एक शेयर एक्स्ट्रा इशू कर रहा हूँ थोड़ा सा, 0.3%, 0.3 का शेयर। तो ये नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। पुराने शेयर पहले से हैं कंपनी के पास, तो टोटल शेयर्स आफ्टर इशू, इशू के बाद, फ्रेश इशू के बाद टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? कंपनी के पास पहले से शेयर थे 25,000 शेयर पहले से थे। अभी ये दो तरह के, दोनों सिचुएशन में इतने इतने नए शेयर आ गए, ठीक है ना। तो 25,000 पहले से थे, तो यहां पर आ जाएंगे, तो कंपनी के पास 25,000 शेयर पहले से थे। जब हमने डिविडेंड दिया तब 3,571 शेयर, 3,571 शेयर्स और इशू करने पड़े। तो अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? 25,000 प्लस 3,571। तो अब कंपनी के टोटल शेयर्स हो गए 28,571। ये कंपनी के नए शेयर्स हो गए। और यहां पर हो जाएंगे 25 प्लस 25,000 प्लस 2,273, तो 27,273 शेयर्स हो गए। अब कंपनी की मैं मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूं, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वो कैसे निकलेगी? बड़ा सिंपल है सर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये कंपनी की मार्केट वैल्यू निकलेगी। तो दोनों को उनकी रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब हमने डिविडेंड दिया तब हमारी मार्केट प्राइस है 105, और जब हमने डिविडेंड नहीं दिया तब हमारी मार्केट प्राइस है 110। अब हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रही है। 28,571 इंटू 105, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ रही है 29,99,955, 29,99,955, लगभग 30 लाख। और अब मैं निकालता हूं दूसरी सिचुएशन में, जब हमने डिविडेंड नहीं दिया, जब हमने डिविडेंड नहीं दिया तब मार्केट वैल्यू कितनी आ रही? 27,273 इंटू 110, तो तब हमारी मार्केट प्राइस आ रही है 30,30,30,000। These are approximately equal. The only difference that is coming because I have rounded off. अगर आप कैलकुलेटर पर एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस लेकर चलोगे तो मार्केट वैल्यू सेम आएगी। ये हमने प्रूव कर दिया by MM hypothesis that the market value of the company is unaffected whether you declare the dividend or you not declare the dividend. Of course मैं उस assumption पे चला हूँ। पहली बात तो मार्केट प्राइस वो यूज कर रहा हूँ जो इनके फॉर्मूले से आ रही है, और इन्होंने सिंपली बोला कि मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर में मिलने वाले इन्वेस्टमेंट से पैसों की। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट से हमें मुझे
शेयर को बेचकर उसकी मार्केट प्राइस मिलेगी और डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो P0 मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने इन्हीं का यूज किया, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। और MM हाइपोथेसिस से मैंने यहाँ पर प्रूव किया कि कंपनी की मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम MM हाइपोथेसिस का ही, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 21 मॉड्यूल का है आपके। X Limited has 8 lakh equity shares outstanding at the beginning of the year 2003. इनके करंट आउटस्टैंडिंग शेयर चल रहे हैं 8 लाख रुपए के। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 120। P0 दे रखा है, P0 दे रखा है 120 का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंटेम्पलेटिंग 6.4 पर शेयर एज डिविडेंड। तो डिविडेंड पर शेयर ये देना चाहता है 6.4 का, ठीक है, दीजिएगा। The rate of capitalization appropriate to the risk class to which the company belongs is 9.6%. ये क्या दे रखा है, ये KE दे रखा है अपने को 9.6% का। Based on MM approach, calculate the market price of the share of the company when the dividends A declared, B not declared. चलिए कैलकुलेट कर देता हूं मैं मार्केट प्राइस। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस एज पर MM हाइपोथेसिस। दो सिचुएशन में करना है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड बी नो डिविडेंड। फॉर्मूला जो है एज पर MM हाइपोथेसिस प्राइस का, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। ये मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। चलिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के केस में प्राइस निकालते हैं। करंट मार्केट प्राइस 120 है, सो 120 इज इक्वल टू P1 ये निकालना है। D1 इन्होंने क्वेश्चन में कहा था 6.4 का, प्लस 6.4 अपॉन 1 प्लस KE दे रखा है 9.6% का, तो 1.096 हो जाएगा। 9.6%, 9.6 अपॉन 100 और 1 प्लस KE करना था, तो ये हो जाएगा इधर। डिविडेंड जब नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तब मार्केट प्राइस निकालता हूँ 120। P0 इज इक्वल टू P1 ये निकालना है मुझे। D1 0 है क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं दे रहे हो आप, अपॉन 1 प्लस KE अगेन 1.096। इसको सॉल्व करता हूँ, अभी सीधा P1 लिख रहा हूँ दोनों जगह, तो 120 इंटू 1.096, इससे इधर मार्केट प्राइस आ गई ₹131.52। 120 इंटू 1.096 किया तो 131.52 आता है। इसमें से 6.4 रुपीज का डिविडेंड आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस आ रही है 125.12। ये दो मार्केट प्राइस निकल के आई मेरी डिफरेंट सिचुएशन में। सेकंड केस में ये चाहेंगे ऑफ कोर्स कि मैं प्रूव करके बताऊं कि MM हाइपोथेसिस से मार्केट वैल्यू सेम रहती है, तो ये मैं कर देता हूं। हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड एन इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ ₹3.20 करोड़। 3 करोड़ 20 लाख का नया प्रोजेक्ट है, उसे इन्वेस्ट करना है। इसे कितने नए शेयर चाहिए इन्होंने पूछा। बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अज्यूमिंग नेट इनकम फॉर द ईयर विल बी 1.6 करोड़। तो इन्होंने सिर्फ न्यू शेयर्स टू बी इशूड पूछा है। हम न्यू शेयर्स के बाद दो स्टेप और करके MM हाइपोथेसिस प्रूव हो रही है ये भी कर लेंगे यहाँ पर सॉल्व हमारी प्रैक्टिस के लिए। So this was the first part that I've solved. Now I am going to the second part. Computation of new shares to be issued and proving MM hypothesis. Hypothesis MM की prove भी कर रहे हैं। दो situations लेनी है यहाँ पे, एक डिविडेंड और एक नो डिविडेंड। चालू करेंगे हम इसको अर्निंग्स से। अर्निंग क्वेश्चन में ही बता रखी है, अर्निंग है 1 करोड़ 60 लाख की, तो दोनों जगह अर्निंग्स लिख देता हूँ। 1 करोड़ 60 लाख यहाँ पर भी है, 1 करोड़ 60 लाख इधर भी अर्निंग्स है। अब डिविडेंड लेस कर देता हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमने कुछ डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो 6.4 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 6.4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फिलहाल हैं 8 लाख के इंटू 8 लाख, तो 51,20,000 का डिविडेंड हो रहा है हमारा अभी।
51,20,000 का। लेट मी चेक वन मोर टाइम, 6.4 इंटू कंडेम 6 हाँ इंटू 8 लाख, यस 51,20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं हम। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर 51,20,000 का डिविडेंड, यहाँ पर 0 डिविडेंड है। ये मैं माइनस करूंगा तो मुझे मेरी रिटेन अर्निंग मिलेगी। यहाँ पर है 1,60,00,000 की, और इधर देखते हैं यहाँ पर आ जाएगी 1,02,00,000। एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगी 1,08,80,000, 1,08,80,000 की। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कितना मुझे फ्रेश इशू रिक्वायर्ड होगा। तो इन्वेस्टमेंट मुझे करना है 3,20,00,000 का, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 3,20,00,000 का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों ही सिचुएशंस में, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मुझे फ्रेश इशू कितना चाहिए। 1,08,80,000 माइनस 3,20,00,000, तो यहाँ पर मुझे फ्रेश इशू चाहिए 2,11,20,000 रुपए का। यहाँ पे 1,60,00,000 माइनस 3,20,00,000, तो 1,60,00,000 का फ्रेश इशू चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रेश इशू चाहिए। न्यू शेयर्स मुझे फ्रेश इशू डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस से मिलेगा। ठीक है ना, तो न्यू शेयर्स में निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा है यहाँ पे, सीधा निकाल रहा हूँ। इनको इनके मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। मार्केट प्राइस जो डिविडेंड दिया तब मार्केट प्राइस आ रही थी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 125.12 और यहाँ पे 131.52 से, तो मुझे न्यू शेयर्स मिल जाएंगे मेरे, जो मुझे इशू करने पड़ेंगे। तो पहले मैं नो डिविडेंड वाली सिचुएशन में निकाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय 131.52। तो यहाँ पर जो मुझे नए शेयर चाहिए वो चाहिए 1,21,654.50। आई एम अगेन राउंडिंग ऑफ, थोड़ा सा कुछ हजारों में फर्क आएगा फाइनल आंसर में, बट दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। ऑलमोस्ट जो मार्केट वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू ईच अदर होगी। 2,11,20,000 डिवाइडेड बाय 125.12। यहाँ पर जो मुझे न्यू इशू चाहिएगा वो चाहिएगा 1,68,797 आ रहा है, तो इसको 97.9 आ रहा है, तो 98 कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं मार्केट वैल्यू निकालता हूं कंपनी की। मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं करूंगा, इसको वापस मल्टीप्लाई। अच्छा, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिएंगे टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स आफ्टर इशू, इशू के बाद टोटल शेयर कितने होते हैं। तो पहले कंपनी के पास शेयर थे 8 लाख के, 8 लाख के शेयर्स पहले से आउटस्टैंडिंग थे। अब उसमें ये शेयर और जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल शेयर्स हो जाएंगे 9,68,798 और यहाँ पे हो जाएंगे 9,21,654। अब मैं टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लेता हूँ कंपनी की। उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस से। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125.12 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 131.52 से। मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। चलिए कैलकुलेट करता हूँ, 9,68,798 इंटू 125.12। तो जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तब मार्केट प्राइस आ रही है 12,16,006। ठीक है ना, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आया। अब इधर आकर देखते हैं, इधर भी 12,12,00,000 की आ रही होगी। 921
654 इंटू 131.52, तो यहाँ पर भी आ रही है 12 करोड़ 12 लाख 15,934. So this is approximately equal to 12 crore 12 lakh. तो again we have proved that MM hypothesis में डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, फाइनली जो मार्केट वैल्यू है वो सेम ही आती है. मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स, बट आप जैसे ही नया इशू करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स खुद को इस तरीके से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो कंपनी की है वो सेम आती है. एमएम हाइपोथेसिस पर हमने एक और क्वेश्चन किया, यहां पर हमने प्रूव किया इलस्ट्रेशन नंबर 21. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम एमएम हाइपोथेसिस पे बेस्ड. Illustration number 27 again from your module. ABC Limited has 50,000 outstanding shares. The current market price per share is 100 each. It hopes to make a net income of rupees 5 lakh. करंट आउटस्टैंडिंग शेयर दे रखे हैं, करंट मार्केट प्राइस दे रखी है, तो P0 दे रखा है, P0 इज इक्वल टू 100 और इनकम 5 लाख की कमाएगा. इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब लिख दूंगा. डिविडेंड पर शेयर ये सोच रहा है कि 5 पर शेयर का डिविडेंड दे दूं एट द टाइम एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. द कंपनी नीड्स टू रेट 10 लाख. इसको नया 10 लाख रुपए रेस करने की जरूरत है, ये ऐसा आगे से बोला हुआ है. द कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन के जो हमें दे रखा है वो 10% का दे रखा है. हाउ एमएम अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म इफ डिविडेंड आर पेड एंड नॉट पेड. मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, तो भैया सेम रहेगी. एमएम हाइपोथेसिस के अंदर हमें प्रूव करना है ये, तो हम प्रूव कर देते हैं. दोनों ही सिचुएशन में पहले मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं. तो एस पर एमएम हाइपोथेसिस P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के, ये हमारा फॉर्मूला है. Now what we will do, we will compute market price under the two situation. Computation of market price first, dividend, और दूसरा when no dividend is declared. P0 is 100 is equal to P1, ये हमें कंप्यूट करना है. D1 इन्होंने 5 रुपए का दिया है, 5 रुपए का डिविडेंड है ना, तो प्लस 5 अपॉन 1 प्लस के इज 1.10. यहाँ पर 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 0 अपॉन 1.10. ठीक है जी. अब हम यहाँ पर P प्राइस निकाल के बताते हैं, फ्यूचर मार्केट प्राइस जो होनी चाहिए. तो यहाँ पे 110 माइनस 5 105 आ जाएगी. ये सिमिलर है, हमने पहले भी ये कैलकुलेशन कर रखी है. और यहाँ पे P1 आ जाएगी 110 की. ठीक है ना. यहाँ पर 100 इंटू 1.10, 100 इंटू 1.1 दैट इज 110 और माइनस 5 कर दूंगा मैं, तो 105 आएगी और उधर 110 आ जाएगी. ये दो सिचुएशन में मार्केट प्राइस आ गई. अब हम प्रूव कर देते हैं एमएम हाइपोथेसिस को. प्रूविंग दी एमएम हाइपोथेसिस. तो अगेन दो सिचुएशन, डिविडेंड एंड नो डिविडेंड. सर वो फॉर्मूले का क्या जो आपने ऊपर बताया था बेटा, फॉर्मूला लगा ले. फॉर्मूले में भी वही हो रहा है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ. वहाँ पे ये सारी प्लस माइनस फॉर्मूले में हो रही है और यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ. फॉर्मूले से निकालिए, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा. नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, फिर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिएगा. ठीक है ना. दिस सीम्स लॉजिकल एंड अ लिटिल कन्वीनियंट, दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस. अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स क्वेश्चन में दे रखी है. कंपनी की अर्निंग्स होने वाली है 5 लाख की और इसे इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख का. तो कंपनी की अर्निंग्स हो गई यहाँ पे 5 लाख की. दोनों ही सिचुएशन में कंपनी 5 लाख कमाएगी. इसमें से मैं लेस कर देता हूँ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड दे रही है 5 रुपए का दे रही है और 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, तो 2,50,000 रुपए का यहाँ डिविडेंड हो जाएगा, है ना. 5 रुपए का डिविडेंड 50,000 से 5,525 और यहाँ पे 0 डिविडेंड रहेगा. तो इसके बाद आ जाएंगी हमारी रिटेन अर्निंग्स.
डिविडेंड दिया तो रिटेन अर्निंग्स आपके पास 2,50,000 की बचेगी, और जब डिविडेंड नहीं दिया तो आपके पास 5 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग बचेगी। इसमें से लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कितना फ्रेश इशू चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें 10 लाख रुपए का चाहिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है द कंपनी नीड्स टू रेज 10 लाख, तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में माइनस कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेश इशू मुझे चाहिएगा 7,50,000 रुपए का, और यहाँ पे मुझे फ्रेश इशू चाहिएगा 5 लाख रुपए का। ठीक है ना? ओके। अब मुझे चाहिए न्यू शेयर्स, कितने इशू करने हैं न्यू शेयर्स। तो मुझे इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से, जो इन दोनों रेस्पेक्टिव सिचुएशन पे आती है। तो 105 और 110, 105 और 110, तो इससे मुझे न्यू शेयर्स पता चल जाएंगे, वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 105, तो यहाँ पर न्यू शेयर्स आ रहे हैं 7142.85, 7,143, और यहाँ पे आ रहे हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो यहाँ पे आ रहे हैं 4545.45, तो मैं इसको 4,545 ले रहा हूँ, राउंड फिगर कर रहा हूँ। टोटल शेयर्स हमारे आफ्टर इशू हो जाएंगे, इसमें प्रेजेंट शेयर में प्लस कर दूंगा। प्रेजेंट शेयर हैं हमारे अभी 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल शेयर्स हो जाएंगे 57,143, और यहाँ पे हो जाएंगे 54,545। अब मैं निकाल रहा हूं मार्केट वैल्यू, पूरी कंपनी की। इसके लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस मार्केट प्राइस से टोटल शेयर्स को। तो यहाँ पे इंटू कर दूंगा 105 से, क्योंकि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तब मार्केट प्राइस 105 रुपए की थी, और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तब मार्केट प्राइस 110 रुपए की थी। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। 57,143 इंटू 105, यहाँ पर मार्केट प्राइस आ रही है 60,15,000, 60,15,000। ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, मैं पहले ही साइन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल का। 54,545 इंटू 110, यहाँ आ रही है 59,99,950, 59,99,950। सो अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट हाइपोथेसिस, डिविडेंड डिक्लेरेशन और नॉन डिक्लेरेशन का मार्केट प्राइस पर कोई भी असर नहीं आता। फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। हाइपोथेसिस, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, हमने 4 मॉडल कर लिए हैं डिविडेंड पॉलिसी में। ग्राहम डॉट मॉडल किया हमने, वॉल्टर्स मॉडल किया हमने, गॉर्डन्स मॉडल किया हमने तीसरा, और चौथा किया हाइपोथेसिस। अभी तक ऊपर जितने भी मॉडल किए थे वो सभी के सभी डिविडेंड रेलेवेंट मॉडल थे, ये पहला डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल है। तो इनके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेरेशन का मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरे फैक्टर्स कंसिडर करिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए जरूर, पर मार्केट प्राइस पे कोई असर नहीं आएगा, डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस पे, और इसको इन्होंने प्रूव भी किया। इनका सिंपल सा फंडा है, मार्केट प्राइस को ये निकालते हैं कि मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं, फ्यूचर में मिलने वाले इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद जब आप रिकॉल करेंगे इस चैप्टर की, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मार्केट प्राइस निकालने के पीछे इनका लॉजिक क्या चल रहा है। अभी तक पीछे वालों के मार्केट प्राइस के लॉजिक थोड़े ज्यादा समझ में आए होंगे, इनका थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पे आपकी इतनी कमांड नहीं है। एक बार प्रेजेंट वैल्यू पे कमांड आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू खूब कैलकुलेट करेंगे कैपिटल बजटिंग में, उसके बाद आपको कहीं पे भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनकी मार्केट प्राइस के पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। बट गिवन इनके फॉर्मूले के बेसिस पे हमने प्रूव किया हाइपोथेसिस, आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, मार्केट वैल्यू सेम आएगी। जब आपको इसका ये नोट्स असाइनमेंट के साथ मिलेंगे, तो नीचे नोट्स के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें सॉल्व करिएगा ताकि हाइपोथेसिस पे आपकी अच्छे से कमांड हो जाए। अगली क्लास में मिलते हैं डिविडेंड पॉलिसी के बचे हुए मॉडल्स करने के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले।